इंजाइम एक्शन में सबसे पहले हम बात करें तो जो इंजाइम होते हैं, ई जो है, यहाँ पे मैं इंजाइम्स के लिए वर्ड यूज करूंगा। इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, यानी जिनको आप रिएक्टेंट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं और एक्टिव साइट के साथ अटैच होकर सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जब तक इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा उस वक्त तक फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता। तो जैसे ही इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो सबस्ट्रेट होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं और इंजाइम्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड इन द रिएक्शन। यहां पर मैं लिख देता हूं, इंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। या हम कह सकते हैं कि इंजाइम जो है वो बार बार यूज हो सकते हैं और वो एक तरह के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये आपके सामने एक इंजाइम एक्शन है और इस इंजाइम एक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स बन गई, यानी कि सबस्ट्रेट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब देखिए रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा रिएक्शन वन। अब रिएक्शन वन वो है जो कि सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप। अब सिंगल स्टेप क्या है? मैं कहता हूं एक रिएक्शन है ए टू बी। तो अगर ए टू बी जाना है तो इंजाइम वन यूज होगा, एक इंजाइम यूज होगा। लेकिन सारे के सारे रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं होते, बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे मैं एक और रिएक्शन एज एग्जांपल ले रहा हूं। रिएक्शन टू वो है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब जब बहुत सारे स्टेप्स होंगे तो उसमें एक इंजाइम यूज नहीं होगा बल्कि उसमें ग्रुप ऑफ इंजाइम्स यूज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि रिएक्शन है ए टू ई, तो इसका मतलब है ए टू ई में कोई एक इंजाइम यूज नहीं होगा बल्कि ग्रुप ऑफ इंजाइम्स यूज होंगे। और हम ये देखेंगे कि रिएक्शन कैसे कैटालाइज होगा और यही इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि आपने सीखना है। अब देखें, ए टू ई अगर हमने जाना है तो हमें सबसे पहले ए टू बी जाना पड़ेगा, पहला स्टेप है, और इसमें इंजाइम वन यूज हो रहा है। फिर हमें बी टू सी जाना पड़ेगा, दूसरा स्टेप है, इंजाइम टू यूज हो रहा है। फिर उसके बाद सी टू डी जाएंगे, यहाँ इंजाइम थ्री यूज होगा। और फिर डी टू ई जब जाएंगे तो इंजाइम फोर यूज होगा। अब ई हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट थी जो कि बन गई, हमें ई चाहिए था सिस्टम के अंदर फॉर एग्जाम्पल। और ए जो था वो एक इनिशियल सबस्ट्रेट था और इसके दरमियान में ये जो प्रोडक्ट्स बनी है सी, बी सी एंड डी, दीज आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। अब ये रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन किस तरह से हुआ? अगर आप इसको देखें, ए जो था जो कि एक इनिशियल सबस्ट्रेट था उसको एंजाइम वन ने बी में कन्वर्ट कर दिया। बी इज द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम वन बट इट विल सर्व एज ए रिएक्टेंट और ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम टू। तो एंजाइम टू बी को सी में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा और फाइनली हमारे पास ई सिस्टम में बनते जाएंगे। जब ई की अमाउंट एक लिमिट से बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि अब इस प्रोसेस को स्लो डाउन करना है। तो ई जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट थी उसके बढ़ने से सिस्टम को स्लो डाउन जो किया जाएगा उसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो यहां से हम एक एरो लगाएंगे, ई की अमाउंट बढ़ने से सिग्नल मिलेगा एंजाइम वन को और एंजाइम वन जो है वो काम करना कम कर देगा जिससे रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी बताता हूं। अब ये प्रोसेस स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब के ई की अमाउंट कम हो जाएगी और अब ए की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ए की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ई की अमाउंट कम हो जाएगी, तो अब जरूरत है कि इस रिएक्शन को फिर से चलाया जाए जिसके रिजल्ट में ए की अमाउंट बढ़ने से एक सिग्नल मिलेगा एंजाइम फोर को जिससे ये रिएक्शन फिर से चलना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अब फीडबैक इनहिबिशन और प्रीकर्सर एक्टिवेशन की डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने गौर से सुनना है। फीडबैक इनहिबिशन हम कहते हैं व्हेन एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, जब एक एंजाइम की एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट्स, जब अपनी ही प्रोडक्ट से एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाए। यानी कि ई जो कि एक प्रोडक्ट थी उसने अपने ही एंजाइम को सिस्टम में ई वन को काम करने से रोक दिया, इसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। अब उसके बाद प्रीकर्सर एक्टिवेशन क्या होता है? प्रीकर्सर एक्टिवेशन का मतलब ये होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि ए की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दैट विल कॉज द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को साथ ही इंक्रीज कर देगा, फिर से चलना शुरू हो जाएगा। इसको हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन कहते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन आपने यहां पर याद रखनी है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि देखिए फीडबैक जो होता है, फीडबैक दो तरह से होता है। पॉजिटिव फीडबैक होता है
या इसको हम पॉजिटिव लूप कहते हैं, और एक फीडबैक जो है वो नेगेटिव फीडबैक होता है, या इसको नेगेटिव लूप कहते हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है, मैं यहां इसकी डेफिनेशन लिख दूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट मुकम्मल मिल जाए। अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक में होता है चेंज इन गिवन डायरेक्शन, कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज आ रही है, दैट विल कॉज एडिशनल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर मजीद चेंज उसके अंदर कॉज की जाए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चेंज आ रही है उसी डायरेक्शन में, अगर मजीद चेंज ऐड उसके अंदर हो जाए, तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक में हम ये देखेंगे, चेंज इन गिवन डायरेक्शन, अगर किसी जगह किसी डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रही है, दैट विल कॉज द चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो चेंज कॉज करे लेकिन उस चेंज के जो पहले आई है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो एक्शन होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक के अंदर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहां आपको जो फीडबैक मिल रहा है, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया, वो नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि जो चेंज आ रही है जिस डायरेक्शन में, यानी ई जो है वो बढ़ रहे थे, लेकिन एक लिमिट के बाद अब वो रिएक्शन रुकना शुरू हो गया, यानी कि ई कम होना शुरू हो गया, ए बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि उसके ऑपोजिट एक्शन हो, सो दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव फीडबैक। जी अब हम बात करेंगे डिफरेंट जो मॉडल्स हैं जो कि एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दो मॉडल पे हम बात करेंगे और इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखने हैं। एक मॉडल जो है उसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, और जो दूसरा मॉडल हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल, या इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, हैंड्स एंड ग्लव्स मॉडल। ये दो तरह के मॉडल, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, साथ में इनके अंदर डिफरेंट जो चीजें हैं वो डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो लॉक एंड की मॉडल है, दैट वाज प्रपोज्ड बाय ईमेल फिशर इन 1894। 1894 में इसको उसने एक्सप्लेन किया। अब इसमें उसने क्या बताया, किस चीज को जो है यहां उसने स्टडी किया? उसने कहा कि जो एक्टिव साइट होती हैं, एक्टिव साइट जो एंजाइम्स की होती हैं, उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, डेफिनेट शेप होती है, और साथ ही वो एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है। ये उसने इसको एक्सप्लेन किया। या इसमें हम लिख सकते हैं, उसने कहा कि एक्टिव साइट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती और फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एक्टिव साइट के अंदर, इसमें एक्सप्लेन किया। अब ऐसे एंजाइम्स जो कि इस एक्शन से काम करते हैं, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, यानी कि जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हुए अगर हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहेंगे नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। मिसाल के तौर पे यहाँ पे नॉन रेगुलेटरी एंजाइम जो है, इसकी क्या एग्जांपल हम लेंगे? हम ले सकते हैं कि एक एंजाइम है लाइक सुक्रेज, या एक एंजाइम है माल्टेज। इसका मतलब है कि इन एंजाइम ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक सुक्रेज एंजाइम है, तो इसने एक्शन करना है सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पे, और जब वो सुक्रोज पे एक्शन करेगा तो वो उसको ब्रेक कर देगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और जो माल्टेज है, दैट विल एक्ट ओनली ऑन माल्टोज, और ये इसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब ये एंजाइम के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकते हैं, और ये इसकी एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, और किसी और सबस्ट्रेट को ये कैटालाइज नहीं कर सकते। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऐसे एंजाइम जो कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हो, हम कहते हैं इसके लिए एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी इसके लिए वर्ड यूज होता है, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। दूसरे मॉडल पे हम आ जाते हैं जो कि इंड्यूस फिट मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल एक्सप्लेन किया कोशलैंड ने 1959 में। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है लॉक एंड की, ये भी पूछा जा सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की। अब इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, जो एक्टिव साइट होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। इसका मतलब है कि एक्टिव साइट के साथ, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ एक से ज्यादा सबस्ट्रेट, डिफरेंट सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो सकते हैं। तो इनके लिए हम जो एंजाइम का नेम यूज करेंगे उनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स कहेंगे। अब ये सवाल आ सकता है रेगुलेटरी एंजाइम्स का या नॉन रेगुलेटरी एंजाइम का, या हम यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं
एलोस्टेरिक एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि एक से ज्यादा डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकते हैं। अब यहां पर इसकी एग्जांपल भी हम देंगे कि कौन सा एंजाइम है जो कि रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम है, तो आपकी बुक से ही एग्जांपल मैं यहां पर कोट करूंगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो दो डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैचमेंट दे सकता है। ये सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंजाइम एक्टिविटी जो है या रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है हम यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद पीएच पे बात करेंगे, फिर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करती है, और फोर्स जो है वो हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही बेसिक पॉइंट है इसके अंदर जो कि आपको पता होना चाहिए, और बार बार ये पेपर के अंदर रिपीट भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। अब देखें जो टेम्परेचर है तो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इंक्रीज करता है। सबसे पहले आप ये देखें कि टेम्परेचर के रिजल्ट में जो हीट होती है वो मोलिकुलर मोशन को इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज द मोलिकुलर मोशन। अब जब मोलिकुलर मोशन इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है वो ज्यादा क्विकली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स दे विल मूव मोर क्विकली, सो दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम ये देखेंगे कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करेंगे, इट सिंपली डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि ये स्पीड है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन किस हद तक इंक्रीज होगा, मैक्सिमम जो इसके अंदर लिमिट है, एक हमारे पास है ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे जो एंजाइम एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। याद रखना है, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो एंजाइम्स की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो इसी टेम्परेचर पे होती है। तो इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहां याद रखना है कि 37 डिग्री पे मैक्सिमम एक्टिविटी है, और अगर हम इस 37 डिग्री से डिक्रीज करेंगे या इस 37 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो दोनों केसेस में एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, इट विल लोअर्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी है जिसमें हम बात करेंगे कि इंक्रीज करने और डिक्रीज करने से एंजाइम पर क्या इफेक्ट आता है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो हम एक ग्राफ के जरिए देखते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी जो है वो किस तरह से इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज कैसे होगी। तो एंजाइम के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अब देखें कि एक तरफ हम टेम्परेचर ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर है, फिर यहाँ 20 डिग्री आ गया, 30 डिग्री है टेम्परेचर, 40 डिग्री है, और हम इसको आगे फर्दर जो 50 और 60 डिग्री पे टेम्परेचर पे ले जाते हैं। तो इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ आपको मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखें कि इसका ग्राफ बनेगा किस तरह से। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आपने देखना है कि ये बेल शेप ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लाइक इस ये आपको इसका ग्राफ मिलेगा। अब इसके अंदर अगर हम मैक्सिमम एक्टिविटी देखें तो हमें यहां पर इसमें मैक्सिमम इंजाइमेटिक एक्टिविटी मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमने टेम्परेचर 37 डिग्री रखा, तो यहाँ पर 37 डिग्री टेम्परेचर पे इंजाइम एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ दो तीन चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब देखें यहाँ इंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंजाइम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये इंक्रीज होने की क्या वजह है, ये भी हमने क्वेश्चन देखना है। और फिर एंजाइम एक्टिविटी जब 37 डिग्री से मजीद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंजाइम एक्टिविटी जब डिक्रीज होना शुरू हो गई, तो हमने देखना है कि अब डिक्रीज होने की इसमें क्या वजह है। तो दो चीजें आपने याद रखना है। अब इंक्रीज क्यों करती, देखिए इंक्रीज इस वजह से करती है, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो हीट होती है, हीट जो है दैट विल प्रोवाइड द कोलेजन, ये कोलेजन प्रोवाइड करती है बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कोलेजन होता है।
कोलेजन का मतलब ये है कि उनके दरमियान मूवमेंट आती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। और क्योंकि ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन अगर हम उस लिमिट से भी आगे लेके जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों होना शुरू हो जाता है? अब देखिए, वो डिक्रीज इस तरह से होता है कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी उस ऑप्टिमम लिमिट को भी क्रॉस कर जाता है, तो उस दौरान जो इंजाइम होते हैं, इंजाइम्स के अंदर एटॉमिक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसके जो सब यूनिट हैं अमाइनो एसिड्स उनमें भी, और जो एटॉमिक वाइब्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। और जब वो बढ़ती जाएगी तो साफ है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, और जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो उनकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा वायलेंट कर दिया जाए तो इस जगह पर आकर, यहां पर अगर आप देखें तो इंजाइम जो है, यहां हम वर्ड यूज करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ इंजाइम, इंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। और इंजाइम्स के डीनेचर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन नेचर है, सो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब एंजाइम्स डी नेचर हो जाए और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उनका डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस दौरान एंजाइम जो है उनकी रिकवरी नहीं हो सकती, दे आर नॉट रिकवर्ड। अब अगर हम दूसरी साइड पे आ जाए, यहां पर 0 डिग्री पे फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर यहां बहुत कम है, यानी कि बिलो द फ्रीजिंग भी अगर चले जाएं, 0 डिग्री से भी कम चले जाएं, तो यहां पर एंजाइम डी नेचर नहीं होते, बल्कि यहां पर एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि वो एक्टिव नहीं रहते, लेकिन डी नेचर नहीं होते, याद रखना है, दे आर नॉट डी नेचर एट द लो टेम्परेचर बट दे और इनएक्टिवेट। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो एंजाइम्स जो है दे कैन बी रिकवर्ड, एंजाइम्स कैन बी रिकवर्ड, एंजाइम रिकवर हो सकते हैं। तो ये दो बड़ी बेसिक चीजें हैं कि एंजाइम किस जगह रिकवर हो सकते हैं, किस जगह एंजाइम रिकवर नहीं हो सकते। और हीट का एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है, इंक्रीज क्यों होता है टेम्परेचर, और मैक्सिमम कहां पर होता है, और फिर उसके बाद डिक्रीज क्यों होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से जो है लर्न कर लेना है जी। उसके बाद दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो पीएच है। पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी कैसे इफेक्ट होती है? एक तो आपने याद रखना है कि एंजाइम नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम करते हैं। अब ये नैरो रेंज क्या होती है, इस पर भी हम बात करेंगे, नैरो रेंज ऑफ पीएच। और उसमें फिर इनके अंदर भी एक ऑप्टिमम पीएच होती है, डिफरेंट एंजाइम की जो पीएच है वो डिफरेंट है, ऑप्टिमम पीएच जिसपे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। जो एंजाइम कॉन्फ़िगरेशन होती है इज सेंसिटिव टू पीएच, ये पीएच के लिए सेंसिटिव होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि पीएच जो है इसका इन्फ्लुएंस होता है एंजाइम पर, और किस चीज पे इन्फ्लुएंस होता है? दैट इन्फ्लुएंस द चार्जेस ऑन द अमाइनो एसिड साइड चेन, अमाइनो एसिड साइड चेन पर जो चार्जेस होते हैं उन पर इन्फ्लुएंस होता है पीएच का। और यही जो अमाइनो एसिड साइड चेन्स होती हैं, these amino acid side chains they are very important to maintain globular structure of enzyme। तो इसका मतलब है कि पीएच के अंदर यहां पर चेंज आती है। अब यहां दो कंडीशन होते हैं। देखिए, पीएच के अंदर अगर स्लाइड चेंज आ जाए, समटाइम ये होता है कि पीएच में स्लाइड चेंज आती है। एक तो यहां जो पीएच है दैट विल चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनमें आयनाइजेशन को चेंज कर देती है। और दूसरा जो पीएच जो है वो इफेक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है, दैट आल्सो चेंज द आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर ये दोनों कंडीशन स्लाइड चेंज इन पीएच की वजह से डेवलप हो जाए तो उससे जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो रिटार्ड हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर एडवर्स चेंज आ जाए पीएच के अंदर, तो एडवर्स चेंज होती है पीएच के अंदर, दैट विल alter the ionic charges of acidic and basic groups of enzymes। यानी एंजाइम्स में जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स होते हैं अमाइनो एसिड के, उनके आयनिक चार्जेस के अंदर चेंज आ जाती है। और जब इनके आयनिक चार्जेस के अंदर चेंज आती है तो एज ए रिजल्ट दैट विल डिसरप्ट द आयनिक बॉन्डिंग। तो जो आयनिक बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आयनिक बॉन्डिंग, अब यही वो आयनिक बॉन्डिंग थी जो कि स्पेसिफिक शेप को मेंटेन करी थी एंजाइम के, और उसके रिजल्ट में वही कंडीशन डेवलप हो जाती है जैसा कि वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, हियर इज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स।
इंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर एडवर्स और स्लाइड चेंज की वजह से इफेक्ट आता है। अब आपने ऑप्टिमम पीएच जो आपकी बुक के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स की दी गई है, जैसे कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 है, आपको उसकी पीएच का भी पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पेप्सिन है वो एक्शन कहां पे करता है, वो स्टमक के अंदर उसके ल्यूमेन में जहां फूड को डाइजेस्ट करता है वहां एक्शन करता है, और उसके फंक्शन क्या है, वो फूड में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर आपकी बुक में सुक्रेज लिखा हुआ है, उसकी ऑप्टिमम पीएच 4.5 है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्शन करता है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करता है। तो जितने भी आपकी बुक में एंजाइम मेंशन किए हुए हैं, आपने उन तमाम का ऑप्टिमम पीएच भी याद रखनी है, साइट ऑफ एक्शन भी याद रखना है, और उसके फंक्शंस भी बताने हैं। तीसरा फैक्टर हम यहां पे पढ़ेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो एंजाइम एक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करती है। अब देखें, हम ये देखते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि वो कंडीशन क्या है, दिस इज कंडीशनल। अब कंडीशन ये है कि अगर इफ इंजाइम्स और अनलिमिटेड, अगर इंजाइम ज्यादा हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सबस्ट्रेट्स जो हैं दे और लिमिटेड, वो लिमिटेड है। इसका मतलब है जो चीज लिमिटेड होगी उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो सबस्ट्रेट के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंजाइम जो है वो अनलिमिटेड हो, या इंजाइम सिंपली हम कह सकते हैं ज्यादा हो। अब यहां मैं एक ग्राफ से आपको इसका बताता हूं कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस तरह से बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और कब तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरफ जो है वो वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका ग्राफ किस तरह से बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, इसमें ये होगा कि अब सबस्ट्रेट जो है वो अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी इंजाइम्स की एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं। जब तक तो इंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल रहेंगी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब वो वाला पॉइंट जो है लाइक ये, यहां पर ये वाला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब जितने एंजाइम की एक्टिव साइट थी उतने ही सबस्ट्रेट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम सबस्ट्रेट को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ रहा। रेट ऑफ रिएक्शन इस जगह पर जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि मजीद एंजाइम जो है वो इफेक्ट जो है वो मजीद एंजाइम अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नहीं होता। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, इस केस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिक्रीज। अब देखें टेम्परेचर के अंदर भी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता था, मैक्सिमम होकर डिक्रीज हो रहा था। यहां पर क्या है, ज्यादा हुआ, मैक्सिमम हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। पीएच में भी इंक्रीज करके डिक्रीज कर सकता है, लेकिन यहां पर डिक्रीज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये वो स्टेट है, इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इसके अंदर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। इसी तरह से एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है, फोर्थ फैक्टर हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एंजाइम कंसंट्रेशन जो होती है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, लेकिन अगेन हमारे पास कंडीशन होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, एंजाइम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ सबस्ट्रेट्स और अनलिमिटेड, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हैं तो, या एंजाइम्स और लिमिटेड यानी एंजाइम कम है। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि जो चीज लिमिटेड होगी उसके बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। पहले सबस्ट्रेट लिमिटेड थे तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। अब एंजाइम लिमिटेड है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब सिंपली ग्राफ इसके अंदर क्या बनेगा, आपने सिर्फ एक चीज को चेंज करना है। यहां पर पहले हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिया था, अब इसके अंदर एंजाइम कंसंट्रेशन हम ले लेंगे, और इधर जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन उसी तरह से ले लेंगे। अब क्या होगा, अब हम एंजाइम बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम में सबस्ट्रेट अवेलेबल है, हम एक्टिव साइट को इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगेन एक पॉइंट आएगा जिसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको अगेन हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहेंगे। और ये जो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद सबस्ट्रेट सिस्टम में और अवेलेबल नहीं है। हम एक्टिव साइट तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है सिस्टम के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन अब कांस्टेंट हो जाएगा। अगेन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होगा, एंड देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। Another very important concept in enzyme is the Km and Vmax of enzyme। तो हम इस ग्राफ से देखते हैं कि Km और Vmax का क्या मतलब होता है। अब देखिए आपके सामने एक तरफ हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ली है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है,
और इस तरफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होंगे और दूसरी तरफ जो वाई एक्सिस है उस तरफ एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम इस ग्राफ से देखेंगे कि Km और Vmax का मतलब क्या होता है। अब देखें जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक एंजाइम के लिए जैसे ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है और एक पॉइंट पे आके रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अब जिस जगह रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हुआ है, यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं Vmax। सो इसका मतलब है कि जहां मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम Vmax ऑफ एंजाइम कहेंगे, या मैक्सिमम एक्टिव साइट्स होती हैं, सारी की सारी एक्टिव साइट्स हैं वो सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली हैं, सो रिएक्शन जो है वो हाई स्पीड पे चल रहा है। अब इसी Vmax का अगर हम हाफ लेंगे, लाइक मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये इस Vmax का जो है हाफ है ये, सो हाफ ऑफ Vmax दैट इज द Km ऑफ एंजाइम। अब Km जो है हम शो कर रहे हैं कि यहां पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी है, दिस इज द Km वैल्यू। अब ये मैंने एक एंजाइम के लिए यहां पर शो किया है। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं एक और एंजाइम के साथ तो आपको इसकी समझ आएगी। अब देखें लाइक ये वाला एंजाइम है, मैं बात कर रहा हूं कि ये एंजाइम ए है, एंजाइम ए। तो इसका मतलब है कि ये जो Km वैल्यू है ये एंजाइम ए की Km वैल्यू है। अब मैं एक दूसरा एंजाइम यहां पर शो करता हूं और वो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो यहीं से रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंजाइम है ये एंजाइम बी है और इसकी जो Vmax का हाफ है यानी हाफ ऑफ Vmax वो यहां पे आ रहा है इस जगह पे। तो इसका मतलब है कि यहां पर हाफ कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आ रहा है। एंजाइम ए का जो हाफ है यानी कि Km वैल्यू वो ज्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आ रही है। अब हम देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो ये Km ऑफ बी, अब देखें अब रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, मैं एक छोटी सी डायग्राम के जरिए आपको इसमें बताऊंगा। अब अगर मैं एंजाइम ए के लिए डायग्राम शो कर रहा हूं कि हमारे पास ये एंजाइम ए है, यहाँ कुछ एंजाइम शो कर लेते हैं, एक ये एंजाइम है। अब इन चार एंजाइम के लिए मैंने यहाँ पर सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने हैं, मैं इसको यहाँ पर 6 जो है वो सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखें 6 मैंने सबस्ट्रेट प्रोवाइड किए हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 2 सबस्ट्रेट ने जाकर एक्टिव साइट के साथ अटैच हुए हैं, बाकी सबस्ट्रेट अभी एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हुए और ये मैं शो कर रहा हूं एंजाइम ए के लिए। तो इसका मतलब है कि एंजाइम ए की जो सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी है वो कम है। अब एंजाइम बी के लिए अगर मैं एंजाइम इसी तरह से 4 एंजाइम बना लेता हूं, इसका मतलब है कि इसको मैंने 4 सबस्ट्रेट प्रोवाइड किए और 2 एंजाइम के एक्टिव साइट्स जो है उसके साथ अटैच हो गए, और एंजाइम ए को मैंने 6 सबस्ट्रेट प्रोवाइड किए और वो भी 2 एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच हुए, 2 एक्टिव साइट वहां अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम बी जो है उसके सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी ज्यादा है और एंजाइम ए की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम है। तो जिस एंजाइम की Km वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए अफिनिटी कम होगी और जिसकी Km वैल्यू कम होगी उसमें हायर अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट्स, तो सबस्ट्रेट्स के लिए उसकी अफिनिटी ज्यादा है। तो कुछ एंजाइम में हमें कम सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने पड़ते हैं और उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन कुछ एंजाइम में हमें सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा देनी पड़ती है एंजाइम रिएक्शन को मैक्सिमम करने के लिए। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह है कि उनकी सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी जो है वो कम होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। अब ग्लूकोकाइनेज जो है इसकी अगर मैं Km वैल्यू को लूं तो Km वैल्यू इसकी है लाइक 5 mm, mm मीन माइकलस मेंटन कांस्टेंट इसको कहते हैं, 5 वैल्यू Km आई है। और अगर मैं एक एंजाइम लूं हेक्सोकाइनेज तो हेक्सोकाइनेज की मैं Km वैल्यू यहां पर ले रहा हूं 1 mm। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आपके बताएं, अब सवाल ये आ सकता है, आपके बताएं कि इन दोनों एंजाइम में से सबस्ट्रेट्स के साथ अफिनिटी ज्यादा किसकी होगी। तो आपने देखना है कि Km वैल्यू कम किसकी है। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो हेक्सोकाइनेज की Km वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि इस एंजाइम की हायर अफिनिटी और सबस्ट्रेट, इसकी सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हेक्सोकाइनेज को अगर हम कम सबस्ट्रेट भी प्रोवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम जो एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड हो जाएंगी। लेकिन ग्लूकोकाइनेज को अगर हम उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन करना है तो उसे हमें ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर Km और Vmax वैल्यू का। एंजाइम्स के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का है और आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के अंदर भी ये पढ़ा कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है और एंजाइम इसको किस तरह से कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो इसका जो सिंबल है वो है EA। तो EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? दिस इज मिनिमम amount of energy that required to start reaction।
अब हम दो केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे, एक हम देखेंगे विद इंजाइम और एक हम देखेंगे विदाउट इंजाइम। सबसे पहले मैं एक आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूं और आपको उससे पता चल जाएगा कि दो केसेस है उसमें कौन सा केस ज्यादा फैसिलिटेट करेगा रिएक्शन को। लाइक एक केस में मैं लिख देता हूं विदाउट इंजाइम, अगर इंजाइम्स ना हो, और दूसरा केस जो है वो है विद इंजाइम्स, अगर सिस्टम में इंजाइम प्रेजेंट है। अब देखें अगर इंजाइम नहीं है तो रिएक्टेंट्स जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। दोनों तरफ हम रिएक्टेंट्स मेंशन कर देते हैं। अब इंजाइम के बगैर मैं यहां एक एनर्जी बैरियर बना रहा हूं, और अगर इंजाइम है तो क्या होगा, तो मैं बैरियर जो है वो ये बना रहा हूं। अब देखें अगर इंजाइम नहीं है तो एनर्जी बैरियर जो है वो बड़ा है। मैं ये कहता हूं कि यहां पर 100 रिएक्टेंट्स हैं। अब इन 100 रिएक्टेंट्स को एनर्जी चाहिए कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें, और जब वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम देखें इनमें से सबके पास एक जैसी एनर्जी नहीं है, या सबको एक जैसी एनर्जी नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि इनको क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब कुछ ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो यहां तक जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अब इसमें से बहुत थोड़े से ऐसे सबस्ट्रेट होंगे जो कि इस एनर्जी को लेंगे और ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रिएक्टेंट में से जो प्रोडक्ट्स बनी है वो 3 प्रोडक्ट्स बनी। इसका मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है, और आप जानते हैं कि एंजाइम के बगैर रिएक्शन हो सकता है लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो है। रिएक्शन क्यों स्लो है? क्योंकि रिएक्टेंट्स के लिए एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है, वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, और इसके लिए हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि ये इनकी एक ट्रांजिशन स्टेट है। इन्होंने इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करना है, और 100 में से सबके पास इतनी एनर्जी नहीं है, या उनको इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है सराउंडिंग के अंदर कि वो उस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करके प्रोडक्ट्स बनाए। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत स्लो है, और ये रिएक्शन जो है वो इस स्लो स्पीड के अंदर चल रहा है। लेकिन जब इंजाइम आते हैं तो इंजाइम आकर क्या करते हैं, वो उस एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। अब देखें यहां पर मैं कहता हूं कि रिएक्टेंट है, और अब ये रिएक्टेंट अगेन 100 है, लेकिन अब एनर्जी बैरियर इतना कम है कि बहुत सारे रिएक्टेंट्स उसको क्रॉस कर जाएंगे, अपनी ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर देंगे और प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो अब मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट्स कितनी बनी, लाइक 97 प्रोडक्ट्स बनी। पहले प्रोडक्ट कितनी बनी थी, 3 बनी, और अब बनी 97। तो आप देखें दो चीजें यहां पर हुई, एक तो एंजाइम ने क्या किया, एनर्जी बैरियर को कम कर दिया, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, उसके रिजल्ट में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से एंजाइम एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब हम इसमें एक ग्राफ भी बनाएंगे, उसमें एक दो चीजें मैं आपको बता दूं, वो भी आपने नोट करनी है, और एट द एंड मैंने कुछ पॉइंट बताने हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एक्चुअली करते क्या है, टेक्निकली उसके अंदर कौन से पॉइंट है। तो मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। एक तरफ हम रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ हम यहां पे ले लेते हैं फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी जो है वो इस तरफ जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इधर को बढ़ रहा है। अब मैं यहां पर एक रिएक्शन ड्रॉ कर देता हूं, दो केसेस में यहां पर बनाऊंगा। सबसे पहले अब एक रिएक्शन है, और वो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में जा रहे हैं, और फिर उसके रिजल्ट में जो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। लाइक यहां पर रिएक्टेंट्स हैं, ये उनकी ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हमने एनर्जी बैरियर भी कहा था, और यहां पहुंच के वो प्रोडक्ट्स बनाए। अब यहाँ दो तीन चीजें आपने नोट करनी है, मैं यहाँ बता देता हूँ, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि रिएक्टेंट्स ये, और ये इन्होंने बना ली प्रोडक्ट्स। अब देखें इन दोनों के दरमियान आपको एनर्जी डिफरेंस मिल रहा है। फ्री एनर्जी हमने देखा कि इस तरफ इंक्रीज कर रही है, और इनके दरमियान आपको एक एनर्जी डिफरेंस मिल रहा है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो आपको एनर्जी डिफरेंस मिलता है उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप ये देखें कि इस वक्त रिएक्टेंट्स जो है वो हाई एनर्जी में है, और प्रोडक्ट्स जो है वो लो एनर्जी के अंदर है। अब उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की गई टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट, वो है यहां से लेके यहां तक। ये वो एनर्जी है जो कि इसने सराउंडिंग से या सिस्टम से ली ताकि उस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करें और उसके बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये वो केस है, या मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि ये ऐसा केस है जिसमें इंजाइम नहीं है, विदाउट इंजाइम। तो इसका मतलब है कि इंजाइम के बगैर उसको जो एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी सिस्टम से चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन दूसरा केस मैं यहां बनाऊंगा वो है विद इंजाइम। अगर हम इंजाइम के साथ देखेंगे तो इंजाइम के साथ अब रिएक्शन कैसे होगा, ये तो इस तरह से ये जो है आपको रिएक्शन मिल रहा है, ये इंजाइम के साथ मिल रहा है। अब जब इंजाइम के साथ है तो आप देखें जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो कम है, यानी वही रिएक्शन जिसको पहले ज्यादा एनर्जी लगा के ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करना है,
अब एंजाइम की वजह से वो उसी ट्रांजिशन स्टेट को कम एनर्जी लगा के जो है वो अचीव कर लेता है, और जब कम एनर्जी लगा के अचीव करेगा तो इसका मतलब बहुत सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, और ये वही बात है, ये एनर्जी बैरियर को किस तरह से एंजाइम कम कर देते हैं। लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी को इफेक्ट नहीं करते। यहाँ पे देख लें, गिब्स फ्री एनर्जी उतनी की उतनी है, उस पर इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको इफेक्ट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। और सवाल आ सकता है कि कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो आपने ये बताना है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अब देखें, अगर तो ये सिस्टम जो है वो किसी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में होता, या ये बॉडी से बाहर कोई रिएक्शन हो रहा होता, तो हम हीट उसको दे देते, तो हीट देकर रिएक्शन को इंक्रीज कर लेते, लेकिन हम बॉडी के अंदर हीट नहीं कर सकते। इसी वजह से बॉडी के अंदर एंजाइम वही काम करते हैं। अगर हम बॉडी में हीट कर दें तो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, इसका मतलब रिएक्शन तेज करने के लिए हम हीट नहीं कर सकते। दूसरा, हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक स्पीड से चल रहा होता है। लाइक अगर हम बॉडी को हीट कर दें, इसका मतलब अगर हीट करने से रिएक्शन को इंक्रीज कर भी दें तो सारे के सारे रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन हमने तो देखा है कि एंजाइम स्पेसिफिक जो होते हैं अपने एक्शन में और उसी रिएक्शन को जो स्पीड अप करते हैं। तो इसका मतलब है इस वजह से बॉडी के अंदर एंजाइम्स की जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं। अब जो एंजाइम हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं, और उसमें आपने जो पॉइंट लिखना है वो ये कि एंजाइम नंबर वन, डिफरेंट वेज हैं जिससे वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। दे प्रोवाइड्स एक्टिव साइट्स इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन को एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं, और एक्टिव साइट जब उनको मिल जाएंगी इसका मतलब है कि जो सबस्ट्रेट हैं वो वहां आकर कोलाइड करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, दे प्रोवाइड ओरिएंटेशन टू सबस्ट्रेट्स, ये सबस्ट्रेट्स को ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि उनको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट, या हम कहेंगे कि वो इस काबिल बना देंगे कि वो प्रॉपर्ली रिएक्शन के अंदर अपना पार्ट प्ले कर सकें। हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम जो है दैट प्रोवाइड फेवरेबल माइक्रो इन्वायरमेंट टू द सबस्ट्रेट, यानी एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें वो इजीली कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेज हैं जिसमें एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, यानी उन्होंने जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया तो उसके रिजल्ट में जो सबस्ट्रेट है वो इफेक्टिवली इन ए वेरी सुटेबल मैनर वो प्रोडक्ट। देखिए, इनहिबिटर्स हम कहते हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन रिएक्ट विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट की जगह, सबस्ट्रेट होते हैं जो कि रिएक्टेंट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं उनकी जगह ये अटैच, ये रिएक्ट कर जाते हैं, बट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा यहाँ पर जो कि एंजाइम एक्टिविटी को रिटार्ड करेगा या इनहिबिट करेगा। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स के हो सकते हैं, साथ ही आपने एग्जांपल्स लाजमी लिख देनी है, चाहे पूछे या ना पूछे तो आपने एग्जांपल उसकी देनी है। जैसा कि पॉइजन जो है ये हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, इसी तरह से साइनाइड्स होते हैं, ये भी इनहिबिटर्स का काम करते हैं। इवन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, हालांकि एंटीबायोटिक्स का हमें फायदा होता है कि ये जर्म्स को किल करने के लिए यूज होती हैं, लेकिन अगर इनकी डोज ज्यादा हो जाए तो वो एंजाइम एक्टिविटी को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो भी इनहिबिटर का काम कर सकते हैं। बहुत सारी ड्रग्स भी इनहिबिटर का काम कर सकती हैं, और इसके अलावा जो हम फूड के जरिए कुछ हैवी मेटल्स हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं तो वो भी इनहिबिटर्स का काम कर सकती हैं। तो ये सारे के सारे इनहिबिटर हैं। अब हमने कुछ टाइप्स पढ़नी इनहिबिटर्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी फर्दर आगे सब टाइप्स भी हैं। तो मेनली इनहिबिटर्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली इसमें टाइप है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल, और जो दूसरी टाइप है वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर, कि ये जो है कोवलेंट लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ, और जब एक्टिव साइट जो है ब्लॉक कर देते हैं तो इस रिजल्ट में जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम स्ट्रक्चर जो कि उसका ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो एंजाइम्स हैं उनमें डीनेचुरेशन आ जाएगी, वो डीनेचर हो जाएंगे। और जब एक दफा एंजाइम डीनेचर हो जाए तो इस केस में एंजाइम्स जो होंगे दे कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो वापस उनकी एक्टिविटी जो है वो रिकवर नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल इनहिबिटर के अंदर आए तो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है दैट फॉर्म वीक लिंकेज। अब क्योंकि ये वीक लिंकेज बनाते हैं तो ये एंजाइम से सेपरेट हो सकते हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो सकती है। मतलब है
कि एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर कौन सा होता है। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल साइनाइड की। अब देखिए साइनाइड जो होता है ये एक पोटेंट पॉइजन होता है, यानी एक जहर होता है, और जिसके खाने से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मर सकता है। तो ये जो पॉइजन होते हैं दे किल द ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म को किस तरह से मारते हैं, इनका फिनोमिना क्या होता है? ये क्या करते हैं, जो साइनाइड्स होते हैं दे इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि दिस एंजाइम इज वेरी एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल की जो रेस्पिरेशन है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत बेसिक फिनोमिना है उसकी सर्वाइवल के लिए, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा हम एक और इरिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करें, हैवी मेटल्स के जो आयंस होते हैं वो भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर का काम करते हैं, जैसा कि मर्क्यूरिक कैटाइन, इसके अलावा सिल्वर, और इसके अलावा जो कॉपर होते हैं, ये जो आयंस होते हैं हैवी मेटल्स के, दे विल कंबाइन विद थायोल ग्रुप ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम के थायोल ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और जब ये एंजाइम के थायोल ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो ये प्रोटीन के अंदर जो डाइसल्फाइड ब्रिज होता है उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रिज ब्रेक हो जाता है तो उसके रिजल्ट में भी एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है। तो जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की वजह से होता है। तो इस तरह से जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को रिटार्ड करके एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसा होता है जिसमें एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, एंजाइम को वक्ती तौर पे काम करने से रोका जाता है लेकिन फिर से वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी तीन मेन टाइप्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। एक इसकी टाइप है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरी इसकी टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और तीसरी जो इसकी टाइप होती है उसको हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये एक ऐसा इनहिबिटर होता है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट। ये बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह का होता है। सो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, सेलेक्ट दिस इनहिबिटर, वो इस इनहिबिटर को सिलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन क्योंकि इनहिबिटर होता है तो कैटालिटिक साइट होती हैं वो फर्दर प्रोसेस नहीं करती और प्रोडक्ट नहीं बनती, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। अब ये इसकी डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब देखें हमारे पास जो है वो एक इंजाइम है, और इंजाइम का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने जो है वो एक इंजाइम का स्ट्रक्चर है, लाइक दिस ये। अब इस एंजाइम के ऊपर आपको ये जो नजर आ रही है ये एक्टिव साइट नजर आ रही है, एक्टिव साइट। अब होता ये है कि हमारे पास इसका जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो ये वाला है, लाइक दिस, दिस इज द ओरिजिनल सबस्ट्रेट। लेकिन जो इनहिबिटर होता है उसकी भी शेप में कुछ इसी तरह की होती है। मिसाल के तौर पर मैं इनहिबिटर बना लेता हूँ कि ये इनहिबिटर है, दिस इज इनहिबिटर। अब क्या होगा, अब ये अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट आकर यहाँ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगी, लेकिन होता यह है कि ये जो इनहिबिटर होता है ये आकर इस जगह पर अटैच हो जाता है, एक्टिव साइट पर अटैच होता है, और एक्टिव साइट पर अटैच होकर इंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जब तक ये अटैच रहता है इंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होते। तो इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का कॉम्पिटिशन होता है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं कि जो सबस्ट्रेट की तरह के नहीं होते। हम ये कहते हैं स्ट्रक्चरली ये डिसिमिलर होते हैं, डिसिमिलर विद सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह के नहीं है। इसका मतलब है कि एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ेंगे। तो फिर ये कहां जुड़ेंगे? ये अटैच होते हैं एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा भी जगह होती है, और ये वहां पर जुड़ेंगे जिससे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर किस तरह से, इसकी भी हम एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए सिंपली ये है कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम में बना देता हूं ये। अब एंजाइम के अंदर ये वाली जो साइट मैंने यहाँ पे शो की है, दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। अब इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट कौन सा है? लाइक इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट ये है, वही जो हमने इससे पहले देखा, ये इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट। अब इसके अंदर जो इसका इनहिबिटर है वो कौन सा है? वो इनहिबिटर इसका ये है। लाइक अब देखें इसमें सबस्ट्रेट की तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं। अब होगा ये कि ये जो सबस्ट्रेट है ओरिजिनल सबस्ट्रेट, ये तो आके सिंपली यहाँ पे जुड़ जाएगा एक्टिव साइट पर, ये आकर यहाँ अटैच हो गया है। अब जो इनहिबिटर है वो क्या करेगा, वो एक्टिव साइट के अलावा जो जगह बनी हुई है यानी कि जो एलोस्टेरिक साइट है वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, ये यहाँ जुड़ गया।
अब क्योंकि एंजाइम पर ये अटैच है, जिस वजह से इवन अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ भी जुड़ जाए तो इसके रिजल्ट में आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनती। किस वक्त तक नहीं बनेगी? जब तक ये इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो इनहिबिटर्स होते हैं उसको हम नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। अब तीसरी जो टाइप है इसकी, वो कौन सी होती है? वो अनकंपेटिटिव इनहिबिटर्स की है। अब अनकंपेटिटिव इनहिबिटर जो है, इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें ये होता है कि जो इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स अटैक्ड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होते हैं। मसलन किस तरह से, एक एग्जांपल के जरिए इसको देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। ये वही हमने जैसे कि पहले डायग्राम बनाई, ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट इसका, ये आकर यहां पर जुड़ जाएगा। अब जब ये यहां पर जुड़ जाएगा एंजाइम के, तो एंजाइम के साथ जैसे ही सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है तो इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखिए, यहां पर एक इनहिबिटर होता है और उसको हम कहते हैं अनकंपैटिटिव इनहिबिटर्स। मतलब हम ये वाला अनकंपैटिटिव इनहिबिटर, अब ये क्या करेगा? ये इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा। ये इसमें यहां पर जाकर जुड़ गया है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन चुका है। अब ये उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगा, और जब तक ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच रहेगा तो फर्दर इससे भी आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो इसको हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तीनों में फर्क देख ले कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था कि वो ऐसा इनहिबिटर है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा, सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं देगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था कि वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा, एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगी क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर अटैच है। और अनकंपैटिटिव इनहिबिटर में क्या है? इसमें इनहिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ेगा, और जब वो उसके साथ अटैच होगा तो वो रिएक्शन नहीं करने देगा। अब देखिए, हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे, एक रिएक्शन लेंगे कि कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो किस तरह से रिएक्शन जो है उसको रोकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, हम सबसे पहले तो एक रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास एक एंजाइम है, मैं यहाँ पर एक एंजाइम ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। ये एंजाइम है, ये, और ये एंजाइम का नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम, अब इसके साथ एक सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा, और इसका जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड जाकर यहाँ एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा। अब सक्सेनिक एसिड जो है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? उसमें से 4 कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके अलावा यहाँ इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन। तो ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा। अब रिएक्शन होगा, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट है। ओरिजिनल सबस्ट्रेट है तो हमारे पास रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होना है? रिएक्शन के रिजल्ट में यहां से एक प्रोडक्ट बननी है, और वो प्रोडक्ट है फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड की जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर क्या चेंज आ जाएगी? देखिए, उसमें कार्बन इस तरह से 4 रहेंगे, लेकिन जो 2 हाइड्रोजन है वो यहां से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि ये ऑक्सीडेशन करेगा फ्यूमेरिक एसिड की। अब उसके रिजल्ट में हमारे पास जो फ्यूमेरिक एसिड बना है उसका फॉर्मूला आपको या स्ट्रक्चर आपको जो है वो ये मिल रहा है। तो ये फ्यूमेरिक एसिड बन गया, तो ये तो रिएक्शन हो गया। लेकिन जब कोई इनहिबिटर आकर अटैच होता है यहाँ पर, तो वो रिएक्शन को कैसे रोकता है, और वो कौन सा इनहिबिटर है? जैसा कि हमने कहा है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या वाकई वो सबस्ट्रेट की तरह का है। अब एंजाइम तो वही है, अब ये एंजाइम है, ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन अब जो इनहिबिटर आकर यहाँ पर जुड़ रहा है या जो केमिकल सब्सटेंस आकर जुड़ रहा है वो है मेलोनिक एसिड। अब जो मेलोनिक एसिड है, ये इस एंजाइम का ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये इनहिबिटर है। अब ये जाकर यहां पर जुड़ जाएगा। अब देखते हैं हम क्या उसमें वाकई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। यस, अब देखें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इसमें सिर्फ ये होता है कि एक कार्बन कम होती है, और बाकी देखेंगे कि स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल उसी सक्सेनिक एसिड की तरह का नजर आ रहा है। ये है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर में कितनी सिमिलरिटी है सक्सेनिक एसिड के साथ। अब जब ये यहाँ पर जुड़ेगा तो इसके रिजल्ट में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा सो इट मींस दैट देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर रिएक्शन। हमने इनहिबिटर में बात की, उसके टाइप्स को डिस्कस किया और उसमें कुछ एग्जांपल डिस्कस की। तो इसको अच्छे से लर्न करना है। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।